Hello everyone, how are you? It's me Nawed here. Welcome to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So आज की जो वीडियो का पहला टॉपिक है वो हमारे पास है कैनाल्स. Firstly, we will discuss about some important points. The term canal or channel are the same. Both have same meaning. Canal और channel दोनों सेम है, दोनों का एक ही मतलब होता है. They are synonyms to each other. कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास कैनाल्स की है. नंगल हाइडल कैनाल यूज्ड फॉर बोथ इरिगेशन एज वेल एज पावर जनरेशन पर्पजेज. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. नंगल हाइडल कैनाल इज द ओनली कैनाल डेट कैन बी यूज फॉर बोथ इरिगेशन एज वेल एज पावर जनरेशन पर्पजेज. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें जाता है नेविगेशन कैनाल हम किसको कहते हैं. नेविगेशन कैनाल को हम किस लिए यूज करते हैं. इट इज यूज फॉर नेविगेशन पर्पजेज बाय यूजिंग बोट शिप्स एटसेट्रा. इन इंडिया नेविगेशनल कैनाल्स आर ऑलमोस्ट निग्लिजिबल. नेविगेशनल कैनाल्स का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसे कैनाल्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं कि जो भी हम फ्रूट वगैरह ग्रो करवाते हैं, क्रॉप्स वगैरह ग्रो करवाते हैं, जो भी फ्रूट्स वगैरह ग्रो करवाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करवाते हैं, उनको हम थ्रू कैनाल्स ही कैरी करके ले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बोट्स वगैरह मंडीज़ के लिए. डैट इज नॉन एज नेविगेशनल कैनाल. लेकिन इंडिया में नेविगेशनल कैनाल्स जो है ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हैं. नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल्स. कैनाल्स हमारे पास जनरली 5 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है. नेचर ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई के बेस पे, फंक्शन ऑफ कैनाल के बेस पे, डिस्चार्ज एंड रिलेटिव इंपॉर्टेंस के बेस पे, फाइनेंशियल आउटपुट के बेस पे और कैनाल अलाइनमेंट के बेस पे. First, we will discuss about nature and source of supply. It is further classified into following categories. First type इसमें है perennial canal and second is non-perennial canal. I don't think कि इनको यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत है. Perennial canal जो है परमानेंट कैनाल है, इसमें पूरे साल पानी होता है. एंड नॉन पेरिनियल कैनाल में क्या होता है कि ड्यूरिंग मानसून सीजन ही पानी उसमें प्रेजेंट होता है. इट इज़ आल्सो नोन एज इन्यूंडेशन कैनाल. नेक्स्ट इसमें है फंक्शन के बेसिस पे कैनाल जो है 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है. फीडर कैनाल और कैरियर कैनाल. फीडर कैनाल हम किस कैनाल को कहते हैं. इट फीड्स टू आर मोर कैनाल्स. इट मे आर मे नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट इरिगेशन. कॉमन एग्जांपल है इसकी इंदिरा गांधी कैनाल, सिरहिंद कैनाल एटसेट्रा. फीडर कैनाल जो है ये एक ऐसी कैनाल होती है जो 2 या 2 से ज़्यादा कैनाल्स को फीड करती है. इट मीन्स डेट कि इससे 2 या 2 से ज़्यादा फर्दर कैनाल्स आगे ओरिजिनेट होती है. कॉमन एग्जाम्पल है इसकी इंदिरा गांधी कैनाल और सिरहिंद कैनाल. कैरियर कैनाल जो है इट कैरीज वाटर फ्रॉम अदर कैनाल. कैरियर कैनाल जो है जनरली किसी और कैनाल से वाटर कैरी करके आगे ले जाती है. इट्स एग्जाम्पल इज अपर चिनाब कैनाल इन वेस्ट पंजाब पाकिस्तान. डिस्चार्ज और रिलेटिव इंपॉर्टेंस के बेस पे कैनाल जो है 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है. फर्स्ट इज मेन कैनाल. इट इज़ द प्रिंसिपल कैनाल ऑफ नेटवर्क. इट कांट बी यूज फॉर डायरेक्ट इरिगेशन पर्पजेज. इट सप्लाइज वाटर टू द ब्रांच कैनाल्स. सेकंड इज ब्रांच कैनाल. ब्रांच कैनाल जो है ये कहाँ से पानी लेती है. ये मेन कैनाल से पानी कैरी करती है. इट आल्सो कांट बी यूज फॉर डायरेक्ट इरिगेशन पर्पजेज. इसको भी हम डायरेक्ट इरिगेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. इट एक्ट्स एज अ फीडर फॉर मेजर एंड माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज. ब्रांच कैनाल जो है ये एज अ फीडर कैनाल एक्ट करती है फॉर मेजर और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज के लिए. इसमें जो एवरेज डिस्चार्ज की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 5 मीटर क्यूब पर सेकंड होती है. थर्ड इज मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज. मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज आर आल्सो कॉल्ड रजबा. इनको हम रजबा भी कहते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इनका जो डिस्चार्ज होता है वो जनरली कहाँ से लेकर कहाँ तक वैरी करता है. 0.25 से लेकर 5 मीटर क्यूब पर सेकंड. डिस्चार्ज का जो पॉइंट है ये तीनों में इंपॉर्टेंट है. इट कैन बी यूज फॉर डायरेक्ट इरिगेशन पर्पजेज. इसको हम डायरेक्ट इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट टाइप इसमें जाती है माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज. माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या होता है कि इनका जो डिस्चार्ज होता है वो जनरली लेस देन होता है 0.25 मीटर क्यूब पर सेकंड. टेकन फ्रॉम आइदर ब्रांच आर मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज. माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज को हम जनरली या तो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज से लेते हैं या फिर ब्रांच कैनाल से लेते हैं. एंड द लास्ट इज फील्ड चैनल. फील्ड चैनल इज आल्सो नोन एज वाटर कोर्सेज. ये जनरली वाटर जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है फील्ड्स में. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल आउटपुट. ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल आउटपुट कैनाल जो है जनरली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है. प्रोडक्टिव कैनाल और प्रोटेक्टिव कैनाल. प्रोडक्टिव कैनाल हम उन कैनाल्स को कहते हैं जिनको हम जनरली क्रॉप्स की प्रोडक्शन या यील्ड को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं. मतलब स्पेशली हम इनको इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. एंड प्रोटेक्टिव कैनाल्स किन कैनाल्स को हम कहते हैं जिनको हम जनरली स्पेशल केसेस में यूज़ करते हैं. फैमिन, ड्रॉट वगैरह के केस में हम यूज़ करते हैं जब पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाएगी. कैनाल अलाइनमेंट के बेसिस पे कैनाल जो है फर्दर क्लासिफाइड है 3 कैटेगरीज में. कंटूर कैनाल, वाटरशेड कैनाल और साइड स्लोप कैनाल. कंटूर कैनाल हम किन कैनाल्स को कहते हैं. दे आर कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग आर पैरेलल टू कंटूर लाइन. इट कैन इरिगेट ओनली वन साइड ऑफ द एरिया. आल्सो नोन एज सिंगल बैंक कैनाल. क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स इनमें रिक्वायर्ड होता है. सेकंड इसमें है वाटरशेड कैनाल. वाटरशेड कैनाल को हम रिज कैनाल भी कहते हैं. कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग रिज लाइन. इट कैन इरिगेट बोथ साइड. ये दोनों साइड एरिया को इरिगेट कर सकते हैं. इनमें हमें कोई भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क की जरूरत नहीं होती है. इट कैन इरिगेट मोर एरिया एज कम्पेयर टू कंटूर कैनाल. एंड द थर्ड टाइप इज साइड स्लोप कैनाल. इट इज कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग राइट एंगल टू द कंटूर लाइन. साइड स्लोप कैनाल को हम जनरली कंटूर लाइन के राइट एंगल पे कंस्ट्रक्ट करते हैं. साइड स्लोप कैनाल जो है वो जनरली नेचुरल ड्रेन के पैरेलल रन करती है और इनमें जो हमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की ज़रूरत नहीं होती है. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डैट
Side slope canal is the only canal which avoids cross drainage work. So next हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्रॉस सेक्शंस ऑफ कैनाल्स. कैनाल्स के जनरली 3 क्रॉस सेक्शंस आते हैं. कैनाल इन फुली कटिंग, कैनाल इन फुली फिलिंग एंड कैनाल इन पार्शली कटिंग एंड पार्शली फिलिंग. तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास साइड स्लोप. साइड स्लोप जो है वो वेरी करता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉइल पे. इन कटिंग साइड स्लोप हम कितना रखते हैं 1:1 और फिलिंग में साइड स्लोप की वैल्यू वेरी करती है 1.5:1 से लेकर 2:1 तक. नेक्स्ट टर्म इसमें है फ्री बोर्ड. इंपॉर्टेंट टर्म है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. एज पर IAS कोड 7112221973 मिनिमम फ्री बोर्ड कितना होना चाहिए 0.5 मीटर जब डिस्चार्ज की वैल्यू लेस देन होगी 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड. अगर डिस्चार्ज की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, इन दिस केस मिनिमम फ्री बोर्ड शुड बी 0.75 मीटर. पॉइंट थर्ड हमारे पास यहाँ पे है बैंक. एज पर IAS कोड 71121973 मिनिमम वैल्यूज रिकमेंडेड फॉर बैंक आर. इंडियन स्टैंडर्ड ने डिस्चार्ज के बेस पे इंस्पेक्शन बैंक और नॉन इंस्पेक्शन बैंक की वैल्यूज रिकमेंड की है. अगर डिस्चार्ज की वैल्यू 0.75 से लेकर 7.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड होगी, इंस्पेक्शन बैंक की विड्थ कितनी होगी 5 मीटर और नॉन इंस्पेक्शन बैंक की होगी 1.5 मीटर. अगर डिस्चार्ज 7.5 से लेकर 10 के बीच में वैरी करता है, इंस्पेक्शन बैंक 5 मीटर, नॉन इंस्पेक्शन बैंक 2.5 मीटर. सिमिलरली 10 और 15 के बीच में इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 और नॉन इंस्पेक्शन की होगी 2.5. अगर डिस्चार्ज 15 से लेकर 30 मीटर क्यूब पर सेकंड के बीच में वैरी कर रहा है, इंस्पेक्शन बैंक की विड्थ होगी 7 मीटर, नॉन इंस्पेक्शन की होगी 3.5. 30 एंड अबव के लिए इसकी वैल्यू होगी, इंस्पेक्शन बैंक की वैल्यू होगी 8 मीटर और नॉन इंस्पेक्शन की होगी 5 मीटर. दिस टेबल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डॉवला और सिंपली नॉन एज डॉवल. इन दिस केस टॉप विड्थ इज इक्वल टू 0.3 to 0.6 मीटर. हाइट अबव द लेवल कितनी होती है 0.3 मीटर. साइड स्लोप कितना होता है इस केस में 1.5:1. इट इज प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बैंक्स. देन कम्स इंस्पेक्शन रोड. इट इज ऑल्सो नोन एज सर्विस रोड. इट इज प्रोवाइडेड इन ऑल चैनल्स एक्सेप्ट माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज. इंस्पेक्शन रोड जो है हर चैनल्स में प्रोवाइड की जाती है एक्सेप्ट माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज. हाइट ऑफ इंस्पेक्शन रोड अबव फुल सप्लाई लेवल कितनी होती है 0.5 से लेकर 1 मीटर के बीच में. विड्थ कितनी होती है फॉर मेन एंड ब्रांच कैनाल के लिए इसकी विड्थ होती है 4.5 से लेकर 6 मीटर के बीच में और मेजर और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज के लिए इसकी विड्थ होती है 3.5 से लेकर 4.5 मीटर. बट माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज के केस में इसको हम रेयर चांसेस में यूज़ करते हैं. देन कम्स बोरो पिट्स. दे आर लोकेटेड एट 4D to 6D वेयर D इज फुल सप्लाई डेप्थ. मिनिमम क्लियरेंस कितना होना चाहिए बिटवीन outer toe ऑफ बैंक एंड बोरो पिट्स फॉर ब्रांच एंड मैन कैनाल्स 10 मीटर. फॉर स्मॉल कैनाल्स डेट इज मेजर एंड माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज के लिए कितनी होनी चाहिए 5 मीटर. बोरो पिट्स की विड्थ कितनी होती है 1/2 इंटू विड्थ ऑफ कैनाल एंड डेप्थ कितनी होती है इसमें इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 मीटर. यहाँ पे जो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं दीज वैल्यूज़ आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कैनाल लाइनिंग. कैनाल लाइनिंग का मतलब क्या होता है. इट्स अ इम्परवियस लेयर विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम लीकेज. जो भी हम इम्परवियस लेयर कैनाल में प्रोवाइड करते हैं उसको लीकेज से प्रिवेंट करने के लिए डेट इज़ नोन एज कैनाल लाइनिंग. 50% वाटर जो है लॉस्ट हो जाता है ड्यू टू कन्वीनियंस. तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कैनाल्स में लाइनिंग प्रोवाइड की जाती है. अब लाइनिंग जो है बहुत सारे टाइप्स की है. फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है कंक्रीट लाइनिंग. एज द नेम सजेस्ट इट इज जनरली मेड अप ऑफ कंक्रीट आइदर सीमेंट और लाइम. बाय प्रोवाइडिंग कंक्रीट लाइनिंग 90 से लेकर 95% तक एब्जॉर्प्शन लॉसेज रिड्यूस हो जाते हैं. इट इज़ सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैनाल्स. इसको हम हर टाइप्स के कैनाल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. फॉर स्मॉल कैनाल्स 4 से लेकर 6 सेंटीमीटर थिकनेस में हम इसको प्रोवाइड करते हैं और लार्ज कैनाल के लिए 15 सेंटीमीटर थिकनेस में हम कैनाल लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं. इट इज़ रेयरली यूज्ड इन इंडिया ड्यू टू इट्स हाई कास्ट. जनरली यूज्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका एटसेट्रा. इंडिया में बहुत कम इसका यूज़ किया जाता है. ज़्यादातर इसको डेवलप कंट्रीज में यूज़ किया जाता है जैसे अमेरिका है, चाइना, फ्रांस एटसेट्रा. इन इंडिया इट हैज़ यूज्ड इन भाखड़ा प्रोजेक्ट, तंगभाद्रा प्रोजेक्ट, शारदा कैनाल इन यूपी एंड अबाउट 570 किलोमीटर नंगल हाइडल कैनाल प्रोवाइडेड इन ब्लॉक्स 4.5 into 4.5 और 6 into 6 मीटर. इंडिया में जो है ये रेयर प्लेसेस पे यूज़ की गई है जैसे भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है, तंगभाद्रा प्रोजेक्ट है, शारदा कैनाल यूपी में है और नंगल हाइडल कैनाल में ये प्रोवाइड की गई है. ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. देन कम्स लाइम कंक्रीट लाइनिंग. इट इज़ प्रेफर्ड वेयर इट्स लोकली अवेलेबल. लाइम कंक्रीट लाइनिंग को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे लाइम जो है लोकली अवेलेबल होगा. इसकी थिकनेस कितनी होती है 15 सेंटीमीटर तक. 1:6 मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स करके लाइम कंक्रीट लाइनिंग प्रोवाइड की जाती है. थर्ड इज ब्रिक लाइनिंग. इट इज़ आल्सो नोन एज टाइल लाइनिंग. इट इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया. फर्स्टली यूज्ड इन हवेली कैनाल इन 1937. ब्रिक लाइनिंग जो है सबसे पहले हवेली कैनाल में यूज़ की गई थी 1937 में. इसमें हम क्या करते हैं कि 2 लेयर जो है टाइल्स की प्रोवाइड करते हैं
30 × 15 × 6.5 सेंटीमीटर लेड इन सीमेंट विद 1.25 सेंटीमीटर थिक रेशो 1:3 एंड सेकंड जो है 1.25 सेंटीमीटर थिक रेशो उसका रहता है 1:6। फोर्थ इज सीमेंट मोर्टार लाइनिंग। इट कैन बी यूज ओनली विद सम प्रोटेक्टिव मटेरियल। सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग को हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हम उसको बाहर से कोई प्रोटेक्टिव मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। इसकी थिकनेस 0.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक वेरी करती है। फिफ्थ इज शॉर्ट क्रीट लाइनिंग। शॉर्ट क्रीट लाइनिंग में क्या होता है कि जो रेशो होता है सीमेंट और सैंड का वो 1:4 होता है। साइज ऑफ सैंड जो है वो लेस देन होना चाहिए 5 mm और थिकनेस इसकी वेरी करती है 2.5 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक। देन कम सोडियम कार्बोनेट लाइनिंग। इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ सॉल्टी साइल दैट इज 10% क्ले एंड 6% सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट लाइनिंग जो है ये सॉल्टी साइल की बनी हुई होती है जिसमें 10% क्ले होता है और 6% सोडियम कार्बोनेट होता है। इट्स नॉट ड्यूरेबल बट जनरली यूज फॉर फील्ड चैनल। इसको हम फील्ड चैनल्स के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे डिस्चार्ज का इफेक्ट भी कम होता है, डिस्चार्ज की वैल्यू भी कम होती है, तो वहाँ पे उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड द लास्ट इज प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक लाइनिंग। इन दिस केस थिकनेस ऑफ ब्लॉक्स वेरीज फ्रॉम 5 to 6.5 सेंटीमीटर एंड इट इज सुटेबल फॉर स्ट्रेट अलाइनमेंट्स। कोड वगैरह के लिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है हमारे पास कैनाल ब्रिजेस। कैनाल ब्रिजेस हम किसको कहते हैं? गैप्स आर होल्स इन द कैनाल्स थ्रू विच वाटर लीक्स आर कॉल्ड कैनाल ब्रिजेस। जो भी गैप्स या होल्स क्रिएट होते हैं चैनल में जिसकी वजह से वाटर लीक हो जाता है डेट इज नोन एज कैनाल ब्रिजेस। फॉर्मेशन ऑफ कैनाल ब्रिजेस के रीजंस क्या क्या हैं? फॉल्टी डिज़ाइन की वजह से कैनाल ब्रिजेस अकर हो सकते हैं, ओवरफ्लो ऑफ कैनाल की वजह से अकर हो सकते हैं, लीकेज ऑफ वाटर की वजह से अकर हो सकते हैं, एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर की वजह से अकर हो सकते हैं, आर इंटेंशनल कट मेड बाई फॉर्मर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज मेंटेनेंस ऑफ कैनाल्स। कैनाल्स को हम कैसे मेंटेन करते हैं या फिर कैनाल्स को हमें मेंटेन क्यों करना पड़ता है? पॉइंट फर्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैनाल बैंक्स। कैनाल बैंक्स को हम स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं? इंटरनल सिल्टिंग मेथड से, एक्सटर्नल सिल्टिंग मेथड से, आर फॉर्मेशन ऑफ बम्स बाय इंटरनल सिल्टिंग। सेकंड इज एक्वेटिक वीड्स कंट्रोल। अब वीड्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ वीड्स की वजह से 10 से 15% डिस्चार्ज जो है रिड्यूस हो जाता है। वीड्स ग्रोथ जो है पॉसिबल तब है जब वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो होगी वो लेस देन होगी 0.6 मीटर पर सेकंड। वीड्स ग्रोथ इज मैक्सिमम व्हेन टेम्परेचर लाइज बिटवीन 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं या इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? या तो हम इसको मैनुअली या मैकेनिकली रिमूव कर सकते हैं या फिर रश रोटेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उनको रिमूव कर सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम जो इसमें आती है वो है सिल्ट रिमूवल। अब सिल्ट को कैसे कैसे हम रिमूव कर सकते हैं? बाय यूजिंग सिल्ट एजेक्टर आर बाय सिल्ट एक्सक्लूडर। एंड थर्ड इसमें है बाय फ्लशिंग। फ्लशिंग मीन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर हम फ्लो करवाते हैं कैनाल से जिसकी वजह से जो सिल्ट है वो पानी के साथ बह जाती है। फोर्थ इज मेंटेनेंस ऑफ सर्विस रोड्स। अब सर्विस रोड्स को हम कैसे मेंटेन करते हैं? जो ग्रास है, बुशेज है, लीव्स है, उनको हम रिमूव करते हैं, स्लोप को मेंटेन करते हैं एटसेट्रा। इन स्टेप्स हम क्या कर सकते हैं कि सर्विस रोड को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। वर्क्स प्रोवाइडेड फॉर कन्फाइनिंग इरेगुलरिटीज ऑफ रिवर्स विद डेफिनाइट लिमिट एंड फॉर प्रिवेंटिंग ओवरफ्लैंकिंग ऑफ वियर। तो जो भी हम काम करते हैं रिवर की इरेगुलरिटीज़ को कन्फाइन करने के लिए और जो भी हम क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं अलॉन्ग द विड्थ ऑफ रिवर उनको ओवरफ्लैंक होने से, दोज वर्क्स आर नोन एज रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। अब रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का फंक्शन क्या है? टू प्रिवेंट द एडजाइनिंग लैंड सबमर्जेंस। जो एडजाइनिंग लैंड होगी रिवर्स की उसको सबमर्जेंस से प्रिवेंट करने के लिए, टू मेंटेन मिनिमम डेप्थ फॉर नेविगेशन, प्रोवाइड सेफ पासेज फॉर फ्लड्स, प्रिवेंट ओरिजिन ऑफ एडजाइनिंग लैंड एंड प्रिवेंट ओवरफ्लैंकिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइक ब्रिजेस, वियर्स एटसेट्रा। दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। अब ये चीज़ें हमने ऑलरेडी लेक्चर में डिटेल से डिस्कस की हुई है। राइट नो अभी मैं इन चीज़ों को डिटेल से डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पे आइडिया दे सकता हूँ। अगर आपने डिटेल में लेक्चर देखना है तो आपको लेक्चर का लिंक जो है ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है स्टेजेस ऑफ रिवर्स। रिवर की हमारे पास जनरली 4 स्टेजेस आ जाती है। फर्स्ट इज रॉकी स्टेज, सेकंड इज बोल्डर स्टेज, थर्ड इज ट्रफ स्टेज एंड फोर्थ इज डेल्टा स्टेज। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट रॉकी स्टेज। Rivers generally originates from hills, so in this case bed slope and velocities are high and are made up of rocks. अब रिवर्स का जो ओरिजिनेशन होता है वो ऑब्वियस सी बात है हिल से ही होगा। इस केस में क्या होता है कि बेड स्लोप और वेलोसिटी जो होती है वो हाई होती है। इसमें जो बेड होता है वो किसका बना हुआ होता है? रॉक्स का बना होता है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर डाइवर्जन ऑफ हेडवर्क्स। रॉकी स्टेज ऑफ रिवर में डाइवर्जन ऑफ हेडवर्क्स पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स डैट कि रॉकी स्टेज के केस में हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे बेड स्लोप भी ज़्यादा होता है। उस केस में जो वेलोसिटी ऑफ रिवर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। देन कम्स बोल्डर स्टेज। इट इज़ आल्सो नोन एज सब मॉन्टेनियस स्टेज। इसमें क्या होता है कि जो बेड्स और बैंक्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? बोल्डर्स और ग्रेवल्स के बने हुए होते हैं। रिवर विड्थ स्मॉल होती है एंड हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। इसमें जो बेड स्लोप और वेलोसिटीज होती है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू रॉकी स्टेज। इस केस में क्या होता है कि लार्ज सबसाइल फ्लो होता है।
अब वेलोसिटी हाई होती है वाटर की इस केस में एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे रॉकी स्टेज कम होती है बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से सबसाइल फ्लो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है। अगर हम इस स्टेज में क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स प्रोवाइड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। थर्ड इसमें जाती है हमारे पास ट्रॉफ स्टेज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एलुवियल स्टेज। इन दिस केस रिवर प्रोसेस थ्रो एलुवियल प्लेन क्रिएटेड बाई इटसेल्फ। बेड्स और बैंक्स जो इसमें वो जनरली किसके बने हुए होते हैं, एलुवियल सैंड और सिल्ट के बने हुए होते हैं। इसमें लेस क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। एंड द लास्ट इज डेल्टा स्टेज। इन दिस केस रिवर अप्रोचेज टुवर्ड्स ओशन सीज एटसेट्रा। इट्स नॉट सुटेबल फॉर क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, क्योंकि इस केस में जो विड्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ऑल दीज 4 स्टेजेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हर स्टेज में मैंने आपको बता दिया कि किस केस में क्या होता है, कहाँ पे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, कहाँ पे नहीं होते हैं, किस केस में वेलोसिटी ज़्यादा हाई होती है, किस केस में कम होती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रिवर पैटर्न्स के बारे में। रिवर में जो पैटर्न्स है वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, नॉर्मल पैटर्न और मैंडियर पैटर्न। इन नॉर्मल पैटर्न ऑफ रिवर इक्विलिब्रियम स्टेज ऑफ रिवर हैव जस्ट सफिशिएंट स्लोप टू कैरी द सिल्ट लोड। नॉर्मल पैटर्न जो है ये इक्विलिब्रियम स्टेज होती है रिवर की, बट इसमें इतना स्लोप होता है कि वो सिल्ट लोड को आराम से कैरी कर सके। मैंडियर पैटर्न में क्या होता है कि इन दिस केस रिवर फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ एस। द फ्लो इन वन केस इज क्लॉकवाइज एंड इन अदर केस इट मे बी एंटी क्लॉकवाइज। इट्स वाइड एंड चेंजेस इट्स कोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस केस में जो रिवर है उसमें एक साइड से क्लॉकवाइज और एक साइड से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो भी हो सकता है। इसमें जो विड्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलुवियल रिवर्स। एलुवियल रिवर्स जो है जनरली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, ए ग्रेडिंग रिवर्स, डी ग्रेडिंग रिवर्स एंड मेंडरिंग रिवर्स। ए ग्रेडिंग रिवर्स में क्या होता है कि इंक्रीज इन लैंड एलिवेशन होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, सैंड एंड क्ले। इट ऑकर्स इन दैट एरियाज वेयर सेडिमेंट इज ग्रेटर देन ट्रांसपोर्टेशन। ए ग्रेडिंग रिवर्स में जो लैंड की एलिवेशन है वो इंक्रीज हो जाती है क्योंकि सिल्ट की डिपोजिशन की वजह से, क्ले की डिपोजिशन की वजह से, सैंड की डिपोजिशन की वजह से। ये जनरली उन एरियाज़ में होता है जहाँ पे सेडिमेंट जो है वो ग्रेटर देन होगा ट्रांसपोर्टेशन से। मतलब जब वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर जो होगी वो कम होगी, उसकी वजह से सिल्ट, सैंड, क्ले जो है डिपॉजिट होंगी। देन कम्स डी ग्रेडिंग रिवर। इट इज टोटली द रेसिप्रोकल ऑफ ए ग्रेडिंग रिवर्स। इसमें क्या होता है कि डिक्रीज होता है लैंड एलिवेशन में ड्यू टू इरोजन काज बाई फ्लोइंग वाटर। एंड द थर्ड इज मेंडरिंग रिवर। इन दिस केस रिवर फ्लोज इन रिवर्स कर्व्स कनेक्टेड विद शॉर्ट स्ट्रेट रिजेस। इसमें जो रिवर है वो एक जिगजैग डायरेक्शन में फ्लो करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स जो है जनरली 6 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। फर्स्टली हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एम्बैंकमेंट्स और लीव्स। एम्बैंकमेंट और लीव्स में क्या होता है, दे आर कंस्ट्रक्टेड टू प्रोटेक्ट द एडजॉइनिंग एरियाज फ्रॉम सबमर्जेंस। अब देखो अगर हम हिली एरियाज़ की बात करेंगे वहाँ पे एक रिवर की डेफिनेट बाउंड्रीज होती है, वहाँ पे विड्थ भी मिनिमम होती है उसकी। लेकिन अगर हम ऑन दी अदर हैंड प्लेन एरियाज़ की बात करेंगे वहाँ पे विड्थ भी काफ़ी ज़्यादा होती है और रिवर की कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती है। सो ड्यूरिंग फ्लड्स क्या होता है कि जो एडजॉइनिंग एरियाज़ होते हैं रिवर्स के उनमें सबमर्जेंस के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एम्बैंकमेंट्स को रेज किया जाता है सो डैट कि जब रिवर में फ्लड आए तो एडजॉइनिंग एरियाज़ में उससे कोई नुकसान ना हो। इन दिस केस बैंक्स आर डाइक्स आर कंस्ट्रक्टेड अप टू 12 मीटर हाइट। सो जो भी हम बैंक्स आल्सो नोन एज डाइक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं वो अप टू 12 मीटर हाइट तक कंस्ट्रक्ट करते हैं। इट हैज़ जनरली 2 टाइप्स, मार्जिनल एम्बैंकमेंट्स एंड रिटायरिंग एम्बैंकमेंट्स। मार्जिनल एम्बैंकमेंट्स में क्या किया जाता है, दे आर कंस्ट्रक्टेड क्लोज टू रिवर बैंक्स। मार्जिनल एम्बैंकमेंट जो हम जनरली रिवर बैंक्स के क्लोज में ही कंस्ट्रक्ट करते हैं और इनकी हाइट जो होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू रिटायरिंग एम्बैंकमेंट्स। सेकंड इज रिटायरिंग एम्बैंकमेंट्स। दे आर कंस्ट्रक्टेड एट ए डिस्टेंस ऑफ रिवर बैंक्स। इनको कुछ डिस्टेंस पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है रिवर बैंक से। लॉट्स ऑफ स्पेस टू कैरी द फ्लड इजली। इट्स वाटर कैन बी यूज टू गिव वाटर टू इनंडेशंस कैनाल्स। सो ड्यूरिंग फ्लड जो है जब डिस्चार्ज ऑफ रिवर इंक्रीज हो जाएगा सो उस एक्सेस वाटर को हम इनंडेशन कैनाल्स को डाइवर्ट कर सकते हैं सो डैट कि उसको हम फर्दर इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें। इट इज़ लेस वनरेबल टू फ्लड मीनेंस एंड हैव लॉन्गर लाइफ। रिटायरिंग एम्बैंकमेंट्स में क्या होता है कि जो लॉस होता है फ्लड की वजह से वो बहुत कम होता है और इसकी लॉन्गर लाइफ होती है एज कम्पेयर टू मार्जिनल एम्बैंकमेंट्स। इनकी कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और हाइट ज़्यादा होती है बट दे प्रोवाइड्स ग्रेटर प्रोटेक्शन टू द लो लाइंग एरियाज। देन कम्स गाइड बैंक्स। गाइड बैंक्स क्या होता है, बैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर कन्फाइनिंग एंड गाइडिंग द फ्लो ऑफ अ रिवर इन अ रीजनेबल वाटर वे। बैंक्स, गाइड बैंक्स जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं सो डैट की जो रिवर की जो डायरेक्शन होगी उसकी एक डेफिनेट लिमिट होगी और एक कन्फाइनिंग और गाइडिंग फ्लो होगा रिवर में। दे आर फर्स्ट डिजाइंड बाई बेल एंड हेंस दे आर आल्सो नोन एज बेल बर्न्स। इट हैज जनरली 3 टाइप्स। अब गाइड बैंक्स की जनरली 3 टाइप्स हैं, डाइवर्जेंट गाइड बैंक्स, कन्वर्जेंट गाइड बैंक्स एंड पैरेलल गाइड बैंक्स। फर्स्ट इज डाइवर्जेंट गाइड बैंक्स। डाइवर्जेंट गाइड बैंक जो है विड्थ ऑफ रिवर को इंक्रीज कर देता है बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि फॉर्मेशन ऑफ शॉवल अकर्स होता है जिसकी वजह से इसको रेयरली आजकल के टाइम में यूज़ किया जाता है।
कन्वर्जेंट गाइड बैंक में क्या होता है कि विड्थ ऑफ रिवर जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि एक्सेसिव अटैक होता है हेडवर्क पे। फॉर्मेशन ऑफ शॉवल अकर्स अलॉन्ग द बैंक्स, दे आर आल्सो रेयरली यूज्ड इन नाउअडेज। थर्ड इज पैरेलल गाइड बैंक्स, मोस्टली यूज्ड इन नाउअडेज। पैरेलल गाइड बैंक्स में क्या होता है कि ना तो इनसे विड्थ इंक्रीज होती है और ना ही डिक्रीज होती है, जितनी विड्थ होती है उतनी ही रहती है। दे आर कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू ईच अदर, तो डेट्स वाई दे आर मोस्टली यूज्ड इन नाउअडेज। इसमें क्या होता है कि स्मूथ एंट्री ऑफ वाटर होती है विच प्रिवेंट्स द बैंक फॉर्मेशन इरोजन। स्टोन पिचिंग इज डन अलॉन्ग द बैंक्स। स्टोन पिचिंग इसलिए की जाती है कि सो डैट की वाटर के इफेक्ट को हम मिनिमम कर सकें। इसमें जो साइड स्लोप है वो कितना प्रोवाइड किया जाता है, 2:1 से लेकर 3:1। और इसमें जो फ्री बोर्ड है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करता है, 1.25 से लेकर 1.75 मीटर। थर्ड इसमें जाता है हमारे पास ग्रून्स आर सपर्स। ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्टेड टू प्रोटेक्ट रिवर बैंक्स आर कॉल्ड ग्रून्स आर सपर्स। तो जो भी हम ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं रिवर बैंक्स को प्रिवेंट करने के लिए, उनको हम कहते हैं ग्रून्स आर सपर्स। ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर्स मीन्स अलॉन्ग दी विड्थ ऑफ रिवर जिनको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। दे आर आल्सो नोन एज सपर डाइक्स आर ट्रांसवर्स डाइक्स। दे आर कंस्ट्रक्टेड आइदर परपेंडिकुलर और इंक्लाइन टू द बैंक। अब इनको हम या तो बैंक के परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या फिर इंक्लाइन टू द बैंक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। स्पेसिंग ऑफ ग्रून्स आर मोर फॉर कन्वेक्स बैंक्स एंड वाइस वर्सा। कन्वेक्स बैंक्स के लिए इनकी स्पेसिंग ज़्यादा होती है और कनकेव बैंक्स के लिए इनकी स्पेसिंग कम होती है। स्पेसिंग ऑफ 2 to 2.5 टाइम्स लेंथ आर टेकन फॉर कन्वेक्स बैंक्स एंड स्पेसिंग इक्वल टू इट्स लेंथ आर टेकन फॉर कनकेव बैंक्स। इसकी भी दो टाइप्स है, परमेएबल ग्रून्स एंड इम्परमेएबल ग्रून्स। ये तो नाम से ही पता चल जाता है। जो फ्लो ऑफ वाटर को परमिट करेगा डैट इज नोन एज परमेएबल ग्रून्स, एंड जो फ्लो ऑफ वाटर को परमिट नहीं करेगा डैट इज नोन एज इम्परमेएबल ग्रून्स। जो परमेएबल ग्रून्स होते हैं वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये डैमेज भी हो सकते हैं, बट जो इम्परमेएबल ग्रून्स होते हैं ये परमानेंट नेचर के होते हैं, ये ज़रा डैमेज मुश्किल से ही होते हैं। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास रिवर बैंक रिवेटमेंट। इन दिस केस स्टोन पिचिंग इज डन अलॉन्ग द रिवर बैंक टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इरोजन। इस केस में क्या किया जाता है कि जो रिवर बैंक्स है उनके अलॉन्ग स्टोन पिचिंग की जाती है सो डैट कि उनको हम इरोजन से बचा सकें, एंड मे बी एक्सटेंडेड टू द एंटायर लेंथ ऑफ द रिवर बैंक। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसको एंटायर लेंथ ऑफ रिवर तक भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। इट शुड बी एटलीस्ट 1 मीटर हायर देन FSL एंड 25% एंड कर्व्ड। FSL लेवल से इसकी हाइट कम से कम 1 मीटर ज़्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि जब रिवर में फ्लड आ जाएगा उसकी वजह से जो लेवल ऑफ वाटर है वो इंक्रीज हो सकता है। तो डेट्स वाई स्टोन पिचिंग की हाइट जो है 1 मीटर ज़्यादा ही होनी चाहिए FSL से, और इसकी जो परसेंटेज जो होनी चाहिए वो कर्व्ड पे 25% ज़्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इफेक्ट ऑफ रिवर वाटर ज़्यादा होता है। फिफ्थ टाइप ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क इज पिच्ड आइलैंड्स। ये एक रिसेंट इन्वेंशन है रिवर ट्रेनिंग वर्क्स में। इट्स वेरी इफेक्टिव एज कम्पेयर टू अबव वंस। इन दिस केस आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड इन द रिवर बेड एंड प्रोटेक्टेड बाय स्टोन पिचिंग। इसमें क्या किया जाता है कि एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है इन द मिडल ऑफ द रिवर, और उसको स्टोन पिचिंग की जाती है वाटर के एक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। इट्स वेरी इफेक्टिव इन द विकिनिटी, डेट इज ब्रिजेस, पायर्स, वियर्स एटसेट्रा। तो पिच्ड आइलैंड जो है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली अगर हम देखेंगे ब्रिजेस के केस में, पायर्स के केस में, वियर्स के केस में, जहाँ जहाँ ये स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट होंगे रिवर में वहाँ पे ज़्यादा इसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। एंड द लास्ट इज कट ऑफ्स। इन दिस केस शॉर्टर चैनल्स आर कट्स आर फॉर्म टू शॉर्टन द लेंथ ऑफ द रिवर, स्पेशली इन केस ऑफ मेंडरिंग रिवर। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि जब रिवर जो है जिगजैग डायरेक्शन में फ्लो करता है उससे क्या होता है कि उसकी लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए शॉर्टर कट्स या चैनल्स कट्स फॉर्म किए जाते हैं आर्टिफिशियली, जिससे क्या होता है कि जो रिवर है वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो करना स्टार्ट कर देता है और उससे उसकी लेंथ जो है वो कम हो जाती है। टू मेक इट फुल फ्लैज्ड कटअप इट मे टेक 6 months और ईयर्स और 10 years। अब शॉर्टर चैनल्स और कट्स को फुल फ्लैज्ड कटअप बनने के लिए 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। इट मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब ये जो शॉर्ट चैनल्स और कट्स हैं या तो ये नेचुरली भी बन सकते हैं या फिर आर्टिफिशियली भी हम इनको बना सकते हैं। इस केस में क्या किया जाता है कि जो शार्प बेंड्स होते हैं, कर्व्स वगैरह होते हैं रिवर्स में जिगजैग फ्लो की वजह से, उनको हम प्रिवेंट कर देते हैं। अब नेविगेशन पर्पज़ के लिए जिगजैग रिवर जो है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज काज करता है, तो उस चीज़ को भी प्रिवेंट किया जाता है कटअप से। फ्लड को भी कंट्रोल किया जाता है काफ़ी हद तक। एंड द लास्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ रिवर बैंक्स। रिवर बैंक्स भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट होते हैं। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। सो जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।